आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, पहली दो क्लास आप ऑलरेडी कर चुके हैं। आज तीसरी क्लास है डिजिटल सम की। तीसरी क्लास और मैं इसे कहूँगा लास्ट ही क्लास है। इसके बाद डिजिटल सम की क्लास हम नहीं करेंगे, सीधा टॉपिक्स पे आएंगे। देखिए, डिजिटल सम का इंपॉर्टेंट पार्ट आपने देखा, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, इन सब के अंदर हमने डीएस किस तरीके से लगाया। लास्ट क्लास जब खत्म हुआ था, मैंने आपको एक बात बोली थी कि भाई आज अगली क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे कि एग्जाम के अंदर इन डिजिटल सम को किस तरीके से लगाया जा सकता है। तो आज मैं काफी सारे क्वेश्चन ऐसे लूंगा जो 15 में, 16 में, 17 में में आए हुए हैं, और जो हम देख सकते हैं कि भाई उन मेंस के एग्जाम के क्वेश्चन हम डीएस से किस तरीके से कर सकते थे। देखिए, आज हम जो क्वेश्चन लेंगे, आपको एक सीधी सी बात बता देता हूँ। जैसे कि आगे आप रेशियो पढ़ेंगे, परसेंटेज, SI CI, और भी टाइम एंड वर्क, एवरेज, ये सब टॉपिक पढ़ेंगे। आज इन्हीं में से मैं कुछ टॉपिक लूंगा, ठीक है, कुछ टॉपिक के क्वेश्चन लूंगा और वो आपको कराऊंगा। आपको ये ध्यान रखना है कि ये सारे टॉपिक हम डिटेल में पढ़ेंगे, पर आज केवल ये दिखाने के लिए कि भाई जो भी चीज हमने पढ़ी है उसका फायदा क्या था पढ़ने का, तो केवल ये दिखाने के लिए आज थोड़ा बहुत एग्जाम्पल हम लेंगे। अगर आपको देखिए लॉजिक समझ नहीं आता कि भाई CI कैसे कैलकुलेट किया गया, तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, उस चीज को हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल आपको ये समझना है कि भाई सर ने जो भी कैलकुलेशन दिखाई, उस कैलकुलेशन में डीएस किस तरीके से लग सकता था। तो आज की क्लास में देखिए आप केवल यही देखेंगे कि भाई प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन आप किस किस तरीके से कर सकते थे। इससे पहले आप एक छोटी सी प्रॉपर्टी एक रह गई थी डीएस के अंदर, वो आपको लिखनी है, नोट करिए। किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग के आखिर में एक, 4, 5, 6 और 9 आएगा, या फिर सम संख्या में शून्य आएगा। सम संख्या में शून्य आएगा यानी इवन नंबर ऑफ जीरोस आएंगे। इवन नंबर ऑफ जीरोस का मतलब है 2 बार जीरो आ सकता है, 4 बार जीरो आ सकता है, 6 बार जीरो आ सकता है। इस तरीके से इवन नंबर ऑफ जीरो लास्ट में हो सकते हैं। कभी भी एक जीरो नहीं आएगा, 3 जीरो नहीं आएंगे, 5 जीरो नहीं आएंगे। तो प्रॉपर्टी रिपीट कर देता हूं एक बार। किसी भी प्राकृतिक संख्या के वर्ग के आखिर की संख्या केवल 1, 4, 5, 6, 9 या सम संख्या में शून्य संभव है। सम संख्या में शून्य यानी इवन नंबर ऑफ जीरो। प्रॉपर्टी को बताऊंगा अभी। दूसरी प्रॉपर्टी लिखिए, सभी पूर्ण वर्ग संख्या के दहाई का अंक सम संख्या होगी। और यदि वर्ग के आखिर में 6 आएगा,
तो उस दशा में धाई की संख्या विषम संख्या होगी। एक बार रिपीट कर देता हूं, देखिए, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के धाई का अंक सम संख्या होगी यदि उस संख्या के आखिर में 6 आता है, तो उस दशा में उसकी धाई की संख्या विषम संख्या होगी। अगला लिखिए, कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी यदि उसके अंकों का योग 1, 4, 7 या 9 नहीं है। इसका उल्टा कथन सही हो भी सकता है और नहीं भी। देखिए, लिख लीजिए ध्यान से, फिर मैं समझाता हूं इसे। देखिए, स्टार्ट करते हैं पहली प्रॉपर्टी से। पहली प्रॉपर्टी ये बोलती है कि भाई कोई भी आप अगर स्क्वायर निकालते हैं किसी भी नंबर का, देखिए बात को समझिएगा, इसे मैं हटा देता हूं। देखिए, अगर आपसे एक बात बोली जाए कि भाई कोई भी नंबर है, नंबर आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 या 9, किसी भी संख्या के आखिर में ये 9 नंबर आ सकते हैं या फिर 0 आ सकता है, और कुछ नहीं आ सकता। यानी 1 से लेके 9 तक संख्या आएंगी, या लास्ट में 0 आ जाएगा। अगर मैं 1 का स्क्वायर करता हूं तो 1 आ गया, 2 का स्क्वायर करता हूं तो 4 आ गया, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 का 6 लिख दिया मैंने, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, आखिर में 5 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, आखिर में 6 आ जाएगा, 7 का स्क्वायर 49। देखिए, बात बहुत समझने वाली है, अगर समझ जाते हैं ना तो प्रॉपर्टी याद रखने की जरूरत नहीं है। अभी आपको बोला कोई भी पूर्ण वर्ग अगर संख्या है उसके आखिर में 1, 4, 5, 6 और 9, ये आपको संख्या मिल सकती है और कोई संख्या नहीं मिल सकती। उसके बाद आपको एक बात बताई गई कि भाई कोई भी संख्या अगर आप देखते हैं उसके आखिर में क्या क्या आ सकता है, उसके आखिर में 1, 2, 3, 4 ले लेके 9 तक आ सकता है और 0 आ सकता है। तो देखिए, आपने देखा आखिर में 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1, यानी उस संख्या के आखिर में केवल यही संख्या आ सकती है। कोई भी संख्या अगर आप लेंगे उसका स्क्वायर अगर आप करेंगे तो लास्ट में केवल यही संख्या आपको मिल सकती है, 1, 4, 5, 6, 9। ना तो आपको यहाँ 2 दिखा, ना 3 दिखा, ना 7 दिखा, ना 8 दिखा, क्योंकि आपको पता है नंबर अगर स्क्वायर होगा तो लास्ट में यही संख्या मिलेंगी। तो ये हो गई आपकी पहली प्रॉपर्टी। अगर आप देखते हैं 0 लेते हैं तो 0 के केस में लास्ट में 2 0 आ जाएंगे,
तो ये भी यहाँ पर लिखा था, इवन नंबर ऑफ जीरो मिलेंगे आपको। इसके बाद आते हैं अगली प्रॉपर्टी पे। देखिए अगली प्रॉपर्टी भी देखिए इससे रिलेटेड है। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई कोई भी एक संख्या आपको दे रखी है, उसके अंकों का योग क्या हो सकता है, आप कहेंगे सर 1 से लेके 9 तक कुछ भी हो सकता है। तो वो मैंने 1 से लेके 9 तक ही लिख दिया। अब मैंने देखा कि अगर मैं पहली संख्या का वर्ग करता हूं तो अंकों का योग कितना आ गया, 1 4 9, ये कितना आ गया 7, ये कितना आ गया 7, ये कितना आ गया 9, ये कितना आ गया 1, ये कितना आ गया 4, ये कितना आ गया 9। यानी मैं ये देख पाता हूं कि भाई कोई भी नंबर अगर पूर्ण वर्ग होगा तो उसके अंकों का योग केवल 1 4 7 या 9 होगा। तो वही चीज आपको यहाँ दिख रही है, 1 4 9 और 7। इसके अलावा अंकों का योग कोई भी संभव नहीं है। यानी कई बार क्वेश्चन आपका ऐसा आता है ना कि इसमें से बताइए पूर्ण वर्ग कौन सा है, या आपको बताना है इसमें क्या जोड़ा जाए जो पूर्ण वर्ग बन जाए, या क्या घटाया जाए जो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो ये एक प्रॉपर्टी है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी इसके अंदर एक कंडीशन आपको दे दी कि जितने भी पूर्ण वर्ग होंगे, यानी अगर मैं गूगल पे टाइप करता हूं परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो जितने भी पूर्ण वर्ग संख्या आएंगी आप उन्हीं के अंकों का योग निकालेंगे तो 1 4 7 या 9 पाया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि 2 हो गया, 3 हो गया, आपका 5 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ये नहीं आएगा, केवल 1 4 7 9। इसके बाद एक चीज और लिखी है यहाँ पर, रिवर्स में और मे नॉट बी ट्रू, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए आपको ये प्रॉपर्टी एक चीज बता रही है, विल नॉट बी, नहीं होने की गारंटी दे रही है, होने की गारंटी नहीं दे रही, नहीं होने की। यानी कोई भी नंबर पूर्ण वर्ग कब नहीं होगा, जब इसके अंकों का योग ये नहीं होगा तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। नहीं होने के बारे में बता रहा है। यहाँ पर एक चीज और बोल रहा है, रिवर्स में और मे नॉट बी ट्रू, यानी ऐसा जरूरी नहीं है कि जिसके अंकों का योग 1 4 7 9 होगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, दोनों बातों में डिफरेंस किया है। मैंने 13 ले लिया, 13 के अंकों का योग 4 आ गया, पर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो आपने देखा ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो यानी अगर ऐसा नहीं है किसी के अंकों का योग 1 4 7 9 है तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो गया। पर हाँ ये बात जरूर है कि अगर आपने देखा कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर जितने भी आपने निकाले, अगर मैं जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखता हूँ, ये एक सेट बना लेता हूँ, इन सभी के अंकों का योग 1 4 7 9 पाया जाएगा। पर अगर मैं देखता हूं 1 4 7 9 अगर है तो परफेक्ट स्क्वायर की गारंटी नहीं है, हो भी सकता है ये नहीं भी। तो यानी आपको केवल ये ध्यान रखना है, अगर कभी भी आपको ये निकालना है कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं बनेगा, तो आप गारंटी से कहेंगे 1 4 7 9 अगर नहीं आ रहा तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। आगे आप देखते हैं सेकंड प्रॉपर्टी को, ये मैं रब कर देता हूं। ये चीज देखिए क्लियर हो जाएगी आगे, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा। सभी पूर्ण वर्ग संख्या का दहाई का अंक इवन होगा। अब देखिए मैं सबसे पहले पूर्ण वर्ग संख्या लिखता हूं थोड़ी, आप भी अपने नोटबुक में लिख सकते हैं, कोई भी जो आपका मन करे। ये मैंने पूर्ण वर्ग संख्या लिख दी। अब देखिए आपको क्या बोला गया, जो दहाई का अंक होगा वो इवन होगा। ये देखिए इवन 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 इवन, यानी सारी संख्या देखते हैं आप, सम संख्या मिल गई आपको, दहाई का अंक जो हो गया। पर कई जगह में आपको देख सकते हैं कि ये ऑड भी आ गया, और यही आपको सेकंड इंफॉर्मेशन लिखी है कि अगर आखिर में 6 लगा हुआ है तो उस केस में सेकंड लास्ट संख्या ऑड होगी। यानी आखिर में अगर 6 है तो सेकंड लास्ट संख्या ऑड होगी, और आखिर में 6 नहीं है तो हर केस में इवन होगी। यानी कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर आप लिखते हैं, दुनिया का कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, अगर आप देखेंगे उसके दहाई का अंक तो वो हमेशा इवन पाया जाएगा।
कुछ केस में ऑड हो सकता है, पर ऑड कब होगा, जब आखिर में 6 लिखा होगा। यानी जब आखिर में 6 होगा उसी केस में आप कहेंगे कि वो संख्या ऑड होगी, 10 डिजिट। यानी ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है। परफेक्ट स्क्वायर के जो क्वेश्चन आते हैं उसे एलिमिनेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। आइए अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे बेस। इनमें से कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। अब देखिए, पूर्ण वर्ग के लिए आपको प्रॉपर्टीज बताई गई, कुछ डीएस की भी बताई गई और आपको टेंस डिजिट वाली भी बताई गई। दो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई है। सबसे पहले आपको देखनी है टेंस डिजिट वाली। अगर मैं ढाई का अंक देखता हूं, इवन, ये ऑड है पर लास्ट में 6, ये हो सकता है। ये ऑड है पर लास्ट में 6 हो सकता है। ये इवन है। यानी इस प्रॉपर्टी से तो मैं ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर सकता कि भाई कौन सा अंक इसके अंदर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो टेंस डिजिट वाली अगर प्रॉपर्टी गई तो अगली प्रॉपर्टी आती है आपकी डिजिटल सम वाली। अगर आप डीएस निकालते हैं, 6 3 9 7 4 11 8 19 यानी 1 हो गया। 9 9 9 7 6 13 यानी 4 हो गया। 6 3 9 7 21 और 7 27 9 हो गया। 5 4 9 7 और 2 9, ये बच गया 6। यानी आप देख सकते हैं डी ऑप्शन ऐसा है जिसके अंकों का योग 6 है, यानी ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं बन पाएगा। यानी ये ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो यानी इस टाइप का क्वेश्चन देखिए, आपको कहीं दिखता है तो आप केवल केवल डीएस देख के या अंकों का योग देख के या टेंस डिजिट देख के आंसर मार्क कर सकते हैं। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। सबसे पहली चीज, टेंस डिजिट। टेंस डिजिट यानी ढाई का अंक। तो ढाई का अंक अगर देखेंगे, ये सम संख्या होनी चाहिए, सम संख्या है। ये विषम संख्या है, लास्ट में 6 है। विषम संख्या है, लास्ट में 6 है। ये सम संख्या है, ये हो सकती है। यानी चारों पॉसिबिलिटी हो गई। इस बेस पे आंसर नहीं आएगा। दूसरी प्रॉपर्टी क्या पड़ी थी कि जो इसका अंकों का योग है, अगर 1 4 7 9 नहीं है तो वो पूर्ण वर्ग नहीं है। अगर आपने देखा 1 4 9, ये 6 आ रहा है, यानी ये पूर्ण वर्ग नहीं बन पाएगा। यानी ये ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन भी करेंगे, उसके अंदर भी आपको केवल यही चीज चेक करनी है, इसमें से कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है। देखिए खास चीजें हैं, खास ट्रिक है आपके लिए जो आपको ध्यान रखनी है। कई क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको, इसमें क्या जोड़ा जाए पूर्ण वर्ग बन जाए, क्या घटाया जाए पूर्ण वर्ग बन जाए। तो उसमें भी आप इस चीज का हेल्प ले सकते हैं। इनमें से कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है। देखिए आंसर आ जाना चाहिए अब तक आपका,
क्योंकि ज्यादा कुछ करना नहीं है, अगर आपको प्रॉपर्टी समझ आ गई तो इजीली आपको प्रिडिक्ट हो जाएगा। ध्यान से देखिए बस। देखिए सबसे पहले मैंने आपको एक बात बताई थी, टेंस डिजिट यानी दहाई का अंक। दहाई का अंक इवन होना चाहिए, इवन इवन इवन। ये ऑड आ गया, पर ऑड कब हो सकता था? जब लास्ट में 6 आता। तो यानी इसमें नहीं आ रहा, यानी ये नंबर पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा। तो ये ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। यानी केवल आपने ये देखा कि पहली प्रॉपर्टी से यहाँ पर आपको आंसर मिल गया। पिछली बार ऐसा नहीं हुआ था कि पहली प्रॉपर्टी से मिल गया आंसर। पिछली बार आपको डीएस का भी इस्तेमाल करना पड़ा था। तो इसलिए आपने देखा इस बार टेंस डिजिट आप अगर देखते हैं सबकी दहाई का अंक इवन होना चाहिए, इवन होना चाहिए, इवन होना चाहिए, इवन होना चाहिए, पर इवन नहीं है, ऑड है। ऑड चल जाता पर लास्ट में 6 होता तब चलता। अगर लास्ट में 6 नहीं है तो ऑड संभव नहीं है, यानी ये पूर्ण वर्ग आपका नहीं बनेगा। तो देखिए परफेक्ट स्क्वायर के बारे में मैंने आपको बताया, ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है। एक क्वेश्चन लिखिए, एग्जाम में आया है सीडीएस के। आराम से टाइम दीजिए और देखिए क्या हो सकता है। देखिए आप में से काफी ने आंसर निकाल भी लिया होगा। ये सीडीएस का ही क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स का। आज मैं मैक्सिमम क्वेश्चन सीडीएस के, सीजीएल के, मेंस के लेने वाला हूँ, जिससे आपको ये पता लगे कि ये आप चीज कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। अभी अगला क्वेश्चन थोड़ी देर में सीजीएल 17 मेंस का लेंगे। आप ये देखेंगे फर्क सेव करने के तरीके में है, आंसर आपका वही आएगा और टाइम आपका बच जाएगा। अगर मैं देखता हूं इसे, देखिए अंकों का योग अगर मैं निकालूंगा, वैसे अगर मैं क्वेश्चन निकालूंगा, देखिए पहली बात तो डायरेक्शन पता नहीं लगेगी किस डायरेक्शन में काम करना है। आप डीएस के अलावा कुछ सोच के देखिएगा, आपको लगेगा कि टाइम ज्यादा लग रहा है, और अगर आपके पास डीएस है तो आपको लगेगा टाइम कम लग रहा है। ये 1 हो गया, इसके अंकों का योग 2, ये इससे एक ज्यादा है 3, ये इससे एक ज्यादा है 4, ये इससे एक ज्यादा है 5। इसके अंकों का योग 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5। यानी इसको जोड़ेंगे 2 आएगा, इसको जोड़ेंगे 3, इसको जोड़ेंगे 4, इसको जोड़ेंगे 5। अब आप देखते हैं 2 3 6, 4 पंजे 20, यानी 6 दूनी 12 हो गया। 12 का मतलब हो गया 3, क्योंकि इसके अंकों का योग तो 6 आ गया है। 6 इंटू 2 करेंगे 12, 12 यानी 3, 3 प्लस 1 4 आ जाएगा। अब आपको देखना है ऐसा ऑप्शन जिसका वर्ग आप करेंगे तो 4 बनना चाहिए। अब मैं आता हूं ऑप्शंस पे। अब देखिए अगर मैं स्क्वायर भूल जाता हूं अभी फिलहाल के लिए, मैंने देखा इसके अंकों का योग कितना हो गया, 9 हो गया, ऊपर मैंने वर्ग लगा दिया। अगर इसका 9 है, ये इससे एक ज्यादा है यानी 10, 10 का मतलब 1। ये अगर 10 है, ये इससे एक ज्यादा है यानी 11, 11 यानी 2। इसका 1 था, इसका 2 था, तो इसका 3 हो जाएगा। अब अगर मैं चेक करता हूं इसके अंकों का योग, ये 9 आ जाएगा। इसके अंकों का योग देखता हूं, ये 1 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा,
ये आपका नो आ जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। यानी केवल अंकों का योग चेक किया मैंने और देखा कौन सा ऑप्शन आपका आंसर हो सकता है। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। सबसे पहले आपने क्वेश्चन के अंकों का योग निकाला, यानी जल्दी जल्दी अगर मैं देखता हूं, ये 2 3 4 5, 5 चौक 20, 20 तिया 60, 60 दूनी 120, 120 यानी 3, 3 और 1 4, यानी जो भी आंसर होगा उसके अंकों का योग 4 होगा। अब आपने देखा यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर आप भूल गए। 441 यानी 9, ये इससे एक ज्यादा है तो 9 से बड़ा 10 यानी 1 हो जाता है, ये इससे एक ज्यादा है यानी 2, इससे एक ज्यादा है यानी 3, सब पे स्क्वायर लगा दिया। आपने देखा सी ऑप्शन ऐसा है जिसके अंकों का योग 4 होगा, तो ये ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये भी देखिए एलडीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन पे मैं जाता हूं। अगर 14 का क्यूब, 14 का मतलब हो गया 4 और 1 5, 5 का क्यूब हो गया 125, 125 का मतलब हो गया 8। देखिए 4 और 1 5 हो गया, 5 का क्यूब करेंगे 125, 125 का मतलब 8 हो गया। यानी आप देखेंगे ऐसा ऑप्शन जिसके अंकों का योग आपको 8 मिलेगा। अब मैं ऑप्शन पे आ जाता हूं। 9 तो कट गया, बचा 6। अगर ये 6 है, इसमें इसमें क्या फर्क है, केवल ये एक ज्यादा है। इसमें और इसमें क्या फर्क है, केवल ये एक ज्यादा है। इसमें इसमें क्या फर्क है, केवल ये एक ज्यादा है। यानी आप देखते हैं अगर सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। यानी ये 8 आ गया तो ये भी 8 आ गया, यानी सी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। तो देखिए ये भी एलडीसी का क्वेश्चन था, क्वेश्चन आसान था। अभी तो यहाँ 14 का क्यूब है, हो सकता है 214 का क्यूब पूछ ले, हो सकता है 314 का पूछ ले। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी आया हुआ है। पर देखिए अगर आपके पास डीएस है तो पावर पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, आप आंसर इजीली निकाल लेंगे, नंबर बड़ा हो या छोटा हो। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके सीडीएस के एग्जाम में आया हुआ है और आने वाले एग्जाम में भी आपको सेम मिल सकता है क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे। ट्राई कीजिए, देखिए देखते हैं किसका आंसर आता है। अच्छा क्वेश्चन है काफी।
अब देखिए कॉन्सेप्ट बता देता हूँ इसका। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने इस कॉन्सेप्ट के बारे में पता है, या आपको में से कितने बंदों को इसकी चीज के बारे में पता है। देखिए इस टाइप के जो स्क्वायर होते हैं इसे बोलते हैं स्क्वायर मिरर्स। स्क्वायर मिरर्स। और ये क्वेश्चन सीडीएस का ही है आपका, सीडीएस में आया हुआ क्वेश्चन। अब अगर कॉन्सेप्ट आपको पता है स्क्वायर मिरर्स का तो आंसर आ जाएगा। और अगर नहीं भी पता, अगर डीएस पता है तो भी आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। और अगर डीएस भी नहीं पता तो आपको लगेगा इस क्वेश्चन को बनाने में टाइम, और इसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखिए स्क्वायर मिरर्स का मैं बता देता हूँ क्या फंडा होता है। ध्यान से समझिएगा बात को। ये लिखा है मेरे सामने क्वेश्चन के अंदर। अब देखिए अगर मैं ये नंबर देखता हूं, इसका दूसरे वाला 6, इसका दूसरे वाला देखता हूं 7, इन दोनों का स्क्वायर करता हूं 36, 49 यानी 85 आ गया। इसी तरीके से मैं इनके पहले वाला नंबर देखता हूं, 2 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, इन दोनों को टोटल करता हूं तो ये भी आपका 85 आ गया। यानी कोई भी कंडीशन आपको, कोई भी इस टाइप के स्क्वायर इस तरीके से दे रखा है जिसमें पहले 2 का स्क्वायर करके जोड़ने पर दूसरे 2 के स्क्वायर करके जोड़ने के बराबर आता है। जैसे आपने देखा 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 36 और 49 85 आ गया। 9 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ये भी आपका 85 आ गया। तो ऐसी कोई भी कंडीशन अगर बनती है इसे आप बोलते हैं स्क्वायर मिरर्स। तो इस केस के अंदर क्या होता है बेसिकली, इस केस के अंदर डिजिट जो है आपकी रिवर्स हो जाती हैं। यानी 26 का 62 हो जाएगा, 97 का 79 हो जाएगा। तो अगर आपको पहले से पता है ये कॉन्सेप्ट तो आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। तो देखिए पढ़ने वाली बात है, अगर आपने डिटेल में किसी चीज को ढंग से पढ़ा हुआ है तो आपको ये चीज इजीली दिख जाएगी। हाँ ये बात की गारंटी है कि अगली बार से आप जब भी देखेंगे आपको समझ आ जाएगा कि भाई हाँ स्क्वायर मिरर्स नाम की सर ने चीज पढ़ाई थी और ये एग्जाम में मेरे को दिखी, इस टाइप का एक क्वेश्चन आया था मेरा। ठीक है, तो ये सीडीएस का ही क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन आपका स्क्वायर मिरर्स पे हो सकता था, अगर आपको कंडीशन पता है तो आप सीधा आंसर निकाल सकते हैं। यानी पहले 2 का स्क्वायर 81 4 85, 7 का और 6 का स्क्वायर यानी 85, तो इसको उल्टा कर देंगे, इसको भी उल्टा कर देंगे, तो यानी ये आ जाएगा। इसी चीज को आप डीएस से भी बना सकते हैं। अगर मैं डीएस देखता हूं, मुझे इस कॉन्सेप्ट नहीं पता है स्क्वायर मिरर्स का, पर क्वेश्चन फिर भी होना चाहिए आपका। अब देखिए अगर मैं इसका डीएस निकालता हूं 26 का, 26 का हो गया 8, 8 का स्क्वायर हो गया 64, 64 यानी 1, 1 यानी 6 और 4 10, 10 का मतलब 1, 9 तो आप लेते ही नहीं है। 7 का स्क्वायर हो गया 49, 49 में आप 9 नहीं लेते, बचा 4, तो ये आ गया 5। अब आपको ऐसा ऑप्शन देखना है जिसके अंकों का योग आपको 5 मिले। अब आता हूं मैं पहले ऑप्शन पे, 7 और 2 9 हो गया, 9 का स्क्वायर करेंगे वापस 9 मिलेगा, और 9 को आप 0 कंसीडर करते हैं। 9 कट गया, बचा 3 का स्क्वायर यानी वापस आपको 9 मिलेगा। ठीक इसी तरीके से अगर इसमें 9 आ रहा है तो देखिए ये भी 9 बनेगा, और 9 को आप क्या लेते हैं 0, तो ये 0 हो जाएगा। 4 और 3 7, 7 का स्क्वायर यानी 49, 49 का मतलब होता है 4। इधर देखता हूं मैं 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर यानी 25, 25 का मतलब हो गया 7। 8 और 2 10, 10 का मतलब 1, 1 का स्क्वायर हो गया 1, ये आ गया 8। तो यानी तीनों ही ऑप्शन आपके आंसर नहीं होंगे, तो चौथा ऑप्शन आपका अपने आप आंसर हो जाएगा। अपने आप होना ही पड़ेगा। देखिए अंकों का योग आपको चेक करने की जरूरत भी नहीं है, तो वैसे दिखेगा आपको। अगर यहाँ पर भी वही संख्या है और उसका स्क्वायर करना है, यहाँ पर भी वही संख्या है उसका स्क्वायर करना है, तो अंकों के योग पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आप
97 के अंकों का योग निकालें या 79 के अंकों का योग निकालें, अंकों का योग आपका 7 ही रहेगा। तो यानी ये और ये इसके अंकों का योग समान रहेगा। अगर मैं 26 के अंकों का योग निकालूं या 62 के, वो भी बराबर ही रहेगा। तो इसलिए आपने देखा इसके और इसके अंकों का योग समान रहेगा, यानी सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए कॉन्सेप्ट था आपके पास, अगर स्क्वायर मीटर्स का कॉन्सेप्ट था तो आप कर सकते हैं, अगर डीएस का कॉन्सेप्ट है तो भी आप कर सकते हैं, और अगर दोनों ही नहीं है तो आप सोच लीजिए आप किस तरीके से करेंगे। फिर तो आपको बनाना पड़ेगा, बड़ा पड़ेगा, और टाइम लगेगा कम से कम 40 से 50 सेकेंड का। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है, 17 मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। आराम से सोचिएगा, देखिए सीजीएल 2017 का ही क्वेश्चन है। अब ये मत सोचिएगा देखिए अलजेब्रा का क्वेश्चन आ गया, अब हम कैसे करेंगे, अलजेब्रा हमने पढ़ा नहीं है। अलजेब्रा मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा अच्छी तरीके से। छोटी सी बात समझाई जा रही है कि डीएस आप किस तरीके से लगा सकते हैं, आपको केवल इतनी ही बात समझनी है। कॉन्सेप्ट आप डिटेल में अच्छी तरीके से आगे पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, मैं पूरा पढ़ाऊंगा, रेशियो पूरा पढ़ाऊंगा, परसेंटेज, जितने भी टॉपिक है हम पूरे डिटेल में करेंगे। पर देखिए अगर मैं यहाँ पर डीएस आपको कराता और कोई क्वेश्चन नहीं कराता, तो जब तक आप इन द मीन टाइम पढ़ाई करते अगर घर पे, तो घर पे आप ये लगा भी नहीं पाते और आपका ये इम्प्रूवमेंट भी नहीं हो पाता। अभी कम से कम मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि आप डेली लाइफ में लगाना धीरे धीरे करके शुरू करिए। जब चैप्टर आएगा तब तो हम डिटेल में करेंगे ही करेंगे इस चीज को। तो अभी फिलहाल ये देखिए कि इसका फायदा आपको क्या हो सकता है और ये आपको क्यों पढ़ाया गया था, यानी क्या क्या इसके फायदे हैं जो इस पे हमें काम करने की जरूरत है। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए क्वेश्चन को ना आप डीएस से भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं, फर्क देखिए कितना आएगा। अगर मैं इसे देखता हूं, ये लिखा है x² + 1 बटा x, इसे आप लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर + 1 बटा 4। इसे मल्टीप्लाई करते हैं और 1 जोड़ देते हैं, डिवाइड बाय 4। यानी आपने देखा कि x की जगह 4 लिखा हुआ है, x की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। अब x की वैल्यू 4 मैं इसके अंदर पुट करता हूं, 4 का क्यूब 64, 4 का क्यूब 64, यानी ये वो होगा जो आपका आंसर होगा। अब देखिए इस चीज को ना आप दो तरीके से कर सकते थे, इसी चीज को आप डीएस से कैलकुलेट कर सकते हैं, इसी चीज को आप अप्रोक्सीमेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर देखिए मैं एक बात बोलता हूं, अगर मैं पहली चीज देखता हूं 64 इंटू 64, अब 64 इंटू 64 तो मुझे नहीं पता, पर मुझे ये पता है कि 6 6 36 होता है, यानी 3600 के अंदर कुछ 1 जोड़ना है और फिर वो ऊपर आएगा। तो ये लगभग 3600 से बड़ी संख्या होगी जो ऊपर आएगी। मैं देखता हूँ 3600 से बड़ी संख्या कहाँ पर है, एक ऑप्शन कट गया, दो ऑप्शन कट गया, यहाँ पर है और यहाँ पर है। फिर देखिए एक चीज और बोलता हूं मैं हमेशा, कि कभी भी आपको कोई भी क्वेश्चन किसी भी चीज का ऐसा दिखे जिसके अंदर चारों ऑप्शन में आखिरी संख्या अलग अलग हो, यानी कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसा है आपको लग रहा है कि ऑप्शन के अंदर आखिरी संख्या सब में अलग अलग आ रही है, तो पूरी कैलकुलेशन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जैसे कि मैं देखता हूं कि दो ऑप्शन बचे मेरे पास, दोनों की आखिरी संख्या अलग अलग है, तो क्यों ना मैं ऐसा करूं केवल आखिरी संख्या ही देख लूं। अगर मैं आखिरी संख्या देखता हूं यहां से 4 चौक 16 यानी 6 आएगा, 4 64 का स्क्वायर + 1 बटे 64, 4 का स्क्वायर क्या हो गया 6 आएगा + 1, तो ऊपर वाले की जो आखिरी संख्या होगी वो 7 होगी।
तो वही चीज आपने ऑप्शन से देखी, डी ऑप्शन ऐसा है जिसकी आखिरी संख्या 7 है। दो ऑप्शन आपके पहले ही कट चुके हैं, तो यानी डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ये तो अभी वैसे था कि अगर मैं नॉर्मली सॉल्व करता, इसी क्वेश्चन में मैं डीएस लगा सकता था। डीएस देखिए किसी ने बोला नहीं है आपको लगाने के लिए, कोई कभी बोलेगा नहीं आपको कि आपको डीएस लगाना है, ये अपना तरीका है करने का। अब देखिए मैं अगर डीएस लगाता है इसके अंदर, मैंने एक बात देखी 64 हो गया यानी 1, 6 4 10 1, 64 हो गया यानी 10 यानी 1, 1 प्लस 1 आ गया 2, यानी जिसके अंकों का योग 2 होगा वही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अब आप देखते हैं अगर नीचे 64 लिखा है, 64 का मतलब क्या हो गया 1, और नीचे अगर अंकों का योग 1 आता है तो उसे हम भूल जाते हैं। यहाँ क्या है 16 है, 16 का मतलब हो गया 7। अब 7 का भाई क्या होता है 4 होता है, तो यानी आपको 4 से गुणा करना है और इसे भूल जाना है। अब मैं देखता हूँ कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसके अंकों का योग 2 है। आप देखते हैं 7 और 2 9 बचा 5, 9 कट गया बचा 8, 9 कट गया, 5 और 2 7, 7 चौक 28 यानी 1। ये देखता हूँ 9 कट गया, 7 4 11 यानी 2। तो ये ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। यानी मैंने बताया था कि अगर आप डीएस लगाना चाहें तो डीएस भी लगा सकते हैं, आपने क्वेश्चन में देखा। अब देखिए जो आपको प्रोसेस इतना बड़ा सा लगा ना, मेरे को अगर करना हो तो मैं पेन भी नहीं लगाऊंगा, मैं यहाँ से देखूंगा 4, ये 1 और 1 2, यानी 2 किस में बैठ रहा है, इसमें नहीं बैठ रहा, इसमें नहीं बैठ रहा, इसमें मैं देखूंगा 7 चौक 28 1, इसमें 2, तो ये ऑप्शन मैं मार्क कर दूंगा। तो इसमें इतना लिखने लिखाने वाला पार्ट नहीं है, डीएस से आप सीधा कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी एग्जाम का ही है, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है आपका 17 मेंस का, पेपर उठाइएगा पता लगेगा। देखिए करने वाला इस क्वेश्चन को 10 से 15 सेकंड में भी कर सकता है, और करने वाले को इस क्वेश्चन के अंदर कम से कम 40 सेकंड का वक्त भी लग सकता है। कंप्लीट डिपेंड करता है कि आपकी पहले की अपब्रिंगिंग कैसी है, पहले से आपको किस तरीके से पढ़ाया गया है, या पहले से आपने किस तरीके से पढ़ा है। ध्यान से देखिए हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। अब देखिए मैंने आपको एक बात बताई थी कि 4 लिखा हो, 0.4 लिखा हो, 0.04 लिखा हो, 0.004 लिखा हो, 40 लिखा हो, 400 लिखा हो, सभी के अंकों का योग 4 ही रहेगा। और आपको एक बात और पता है कि 4 अगर नीचे है तो 4 का भाई क्या होता है 7 होता है, तो 7 जो है वो ऊपर आ जाएगा और नीचे भूल जाएंगे, तो ये 7 आ जाएगा इसके अंकों का योग। और ये कितनी बार आएगा 8 बार, तो 7 8 56 यानी 2 हो जाएगा।
तो आपको अब यही चेक करना है कौन सा आपका अंकों का योग 2 बनेगा। अगर आप देखते हैं 9 9 9 9 बचा 5, 7 आना है 8 बार। अगर मैं देखता हूँ 7 आ गया 8 बार, 3 3 6 और एक 7 और एक 8, इसके अंकों का योग 2 हो जाएगा। यहाँ मैं देखता हूँ 5 अट्ठे 40 और 2 42, 6 हो गया। यहाँ मैं देखता हूँ 7 1 2 3 4, 4 बार 7 आ गया यानी 28 और 5 33 यानी 6 आ जाएगा। यानी आप देखते हैं केवल बी ऑप्शन ऐसा है जो आपका आंसर हो सकता है। इसके लिए देखिए मेरे को केवल ऑप्शन चेक करने की जरूरत पड़ेगी और कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल ऑप्शन देखूंगा मैं, आंसर मार्क हो जाएगा। यानी मेरे सामने अगर क्वेश्चन आया तो मैंने ये देखा 4 है तो 7 हो जाएगा, और 7 कितनी बार, 8 बार, 7 अट्ठे 56 यानी 2, 8 बार 7 आएगा 56 यानी 2, मैंने देखा नहीं, ये तो बच गया 5, ये आ गया 7 8 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 2 हो जाएगा। ये देखा मैंने 5 आया 8 बार, 5 अट्ठे 40 और 2 6 हो गया, 7 पंजे 7 चौक 28 और 5 33 यानी 6 हो गया। तो बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। तो देखिए करने का तरीका दोस्तों बहुत मैटर करता है। करने के तरीके से ये क्वेश्चन 10-15 सेकंड में हो सकता था, और करने के तरीके से ये क्वेश्चन 30-40 सेकंड तक पहुंच जाएगा। और डीएस का रोल अब आपको धीरे धीरे समझ आना शुरू हो जाएगा कि आपने डीएस जो पढ़ा है उसका इंपॉर्टेंट यूज कहाँ कहाँ हो सकता है। ये क्वेश्चन भी देखिए 17 मेंस का ही है। देखिए अगर आपने पहली 2 क्लास अगर ढंग से करी हुई है तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपको समझ आ जाएगा इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है। तो पहली 2 क्लास का बहुत मैटर है इसके अंदर। देखिए सबसे पहली चीज मैंने आपको एक बात बताई थी कि डिनोमिनेटर में कभी 3 6 9 नहीं आएगा, और अगर आएगा तो 3 या 6 अगर आता है तो 3 से काटना है, और 9 आता है तो 9 से काटना है। अगर मैं 3 से काटता हूं, देखिए डेसिमल का कोई फर्क नहीं पड़ता डीएस पे, इसलिए डेसिमल आप लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं डेसिमल भूल ही जाता हूँ सारे। 3 सत्ते 21, इसे 3 से काटूंगा 12, इसे 3 से काटूंगा 14, यानी मैंने देखा 3 से ऊपर नीचे कहाँ कहाँ मैं काट सकता हूँ। 3 सत्ते 21, 12 और 14। अब आपको ये देखना है कि अंकों का योग ऊपर और नीचे आपको क्या मिलने वाला है। अगर मैं देखता हूँ 5 6 11, 11 का मतलब 2 होता है, और 2 तिया 6 हो गया, 4 और 1 5, 3 और 2 5, 5 पंजे 25 यानी 7 हो गया। और नीचे आप देखते हैं 7 अट्ठे 56, 56 का मतलब 2 हो गया। अगर मैं देखता हूं नीचे अगर 2 होता है तो 2 का भाई यानी 5, 6 और 7 यानी 13 हो गया, 13 का मतलब 4, और 4 पंजे 20, 20 का मतलब 2, तो 2 आएगा आपका बी ऑप्शन। बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। यानी देखिए अगेन किसी ने बोला नहीं आपसे कि आप डीएस लगाइए या इसे एक अंक में कन्वर्ट करिए और इसका आंसर निकालिए। ये कंप्लीटली आपकी थिंकिंग है, मैंने कंप्लीटली अपने हिसाब से अपने पेपर को डिजाइन किया, मुझे पता है कैलकुलेशन मुझे करनी है, किस हिसाब से करनी है। तो इस चीज के लिए दोस्तों पहले से तैयार हुआ जाता है। ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम में गए,
अगर मैं ही बोल दूं कि आपने एग्जाम में कैलकुलेशन छोटा करने के लिए क्या सोचा है, 3 महीने बाद या 4 महीने बाद या 6 महीने बाद आपका एग्जाम है, तो आप बताइए आपने क्या सोचा है एग्जाम में कि कैलकुलेशन कैसे छोटी होंगी। पर मेन बात यह है आपने ये नहीं सोचा, पर आपने ये सोचा है कि कैलकुलेशन भगवान करे छोटी आए। पर देखिए आप ऐसे भगवान के भरोसे कैलकुलेशन छोड़ के नहीं जा सकते। तो इसलिए थोड़ा कोशिश करिए, कैलकुलेशन की चीजें आपको पहले से ही करनी पड़ेंगी। मैं सारी आपको क्लास में कराऊंगा, अभी केवल डिजिटल सम स्टार्ट हुआ है, यानी डिजिटल सम का ही कॉन्सेप्ट पढ़ा है अभी आपने, और इसी से आपको देखिएगा 50 से 60 70% जगह कैलकुलेशन कैसे छोटी हो जाएगी। इसके बाद एमजी कॉन्सेप्ट भी है, और भी कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम यूज करेंगे। आइए देखते हैं अब। देखिए स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि भाई जब भी नीचे 3 6 या 9 आ रहा है तो आप 3 से सीधा सीधा भाग करिए। 3 से भाग करते हैं 7, 3 से भाग करते हैं 12, 3 से भाग करते हैं 14, 2 और 1 3, 5 6 11, 11 यानी 2, 2 3 6, 4 और 1 5, 3 और 2 5, 5 5 27, 25 यानी 7, 7 8 56 यानी 2, 2 नीचे होता है तो 5 से गुणा करते हैं, 13 का 4, 4 5 20 यानी 2, जिसके अंकों का योग 2 होगा, वही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, हो सकता है आपको मुश्किल लगे या फिर आपको लगे यार ये चीज तो हमने पढ़ी नहीं है, पर सर ने फिर भी करा दिया है यहाँ पर, तो जब पढ़ा ही नहीं तो समझ कैसे आएगा। क्वेश्चन है 17 मेंस का और अलजेब्रा का क्वेश्चन है। तो आपको केवल ये दिखाने के लिए कि भाई नंबर सिस्टम में भी आप लगा सकते हैं, अलजेब्रा में भी, मैं प्रॉफिट एंड लॉस में भी लगाऊंगा, मैं परसेंटेज में भी लगाऊंगा, मैं एसआई सीआई में भी लगाऊंगा। तो देखिए सब जगह हम देखेंगे कैसे कैसे करके आप इन्हें लगा सकते हैं। आइए लिखते हैं क्वेश्चन। देखिए घबराइए मत, क्वेश्चन लिखिए। ये सीरियल 17 मेंस का क्वेश्चन है 18 फरवरी का। देखिए जिसने तैयारी अच्छी भी करी है ना, उसे भी क्वेश्चन करने में टाइम लगा ही होगा, यानी कैलकुलेशन करने में उसे भी टाइम लगेगा ही लगेगा। तो आपको ध्यान से करना है। देखिए मैंने आपको यहाँ इसलिए करा दिया जिससे आपको पता लग जाए कि भाई आप किस तरीके से डीएस का इस्तेमाल और भी जगह कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि केवल आप ये पढ़ाई कर रहे हैं क्लास की तो यही पढ़ेंगे, घर जाके आप और भी टॉपिक पढ़ सकते हैं जहां आप इसे लगा सकते हैं। आराम से सोचिए क्या हो सकता है, फिर डिस्कस करते हैं।
देखिए ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन। अब ये पार्ट आपको कैलकुलेट करना है। x का मान आपको 2 दे रखा है, y का मान 9 दे रखा है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर मैं काम करता हूं केवल अंकों के योग पे यानी डिजिटल सम पे, तो क्वेश्चन मेरा केवल 1 यूनिट में कन्वर्ट हो जाएगा। ध्यान से देखिए, y की जगह अगर आप 9 रखते हैं तो नीचे क्या मिलेगा, 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर तो आप 0 मान लेते हैं, 1 बचेगा। ऊपर क्या मिलेगा, 9। 9 की पावर 4 माइनस 1, और 9 की पावर 4 हो गया तो अंकों का योग 9 हो गया, और 9 में से 1 गया, 8 हो गया। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। 9 है, 9 का स्क्वायर 0 हो जाएगा क्योंकि ये 9 ही आएगा, ऐड करना है इसलिए 0 हो गया, बचा 1। और नीचे अगर 1 आ जाता है तो केवल ऊपर वाले के अंकों का योग लेते हैं, तो ये भी 9 आ जाएगा। 9 माइनस 1 8 हो जाएगा, क्योंकि इस 9 की पावर कुछ भी हो, अंकों का योग 9 ही रहेगा। अगर मैं इस पे आ जाता हूं, x की पावर 8 माइनस 1। अब देखिए, या तो आप 2 की वैल्यू डालें इसमें, अगर मैं इसे चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, तो इससे ये कट जाएगा। बचेगा क्या, x की पावर 4 माइनस 1। यानी ये आप देखते हैं, x की जगह अगर मैं 2 डालता हूं, 2 की पावर 4 क्या होता है, 16 होता है। 16 में से 1 जाता है, क्या बचता है, 15। और 15 का मतलब 6 हो गया। यानी a की जगह आपको अंकों का योग डालना है 6, और b की जगह डालना है 8। अब मैं आता हूं क्वेश्चन पे कि पूछा क्या है। ये आपसे पूछा है a का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर, 2 इंटू 6 इंटू 8 प्लस 6 इंटू 8 का स्क्वायर। तो मेरे को इसके अंकों का योग निकालना है। अगर मैं देखता हूँ 6 का स्क्वायर 36, 36 यानी 9, 9 मतलब 0, 2 6 12, 12 यानी 3, 3 अट्ठे 24, 24 यानी 6, 8 अट्ठे 64, 64 यानी 1, 1 इंटू 6 करेंगे 6 आ जाएगा, यानी 3 आ जाएगा। अब जिसके अंकों का योग 3 होगा वही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। 7 आ गया, 9 5 4 9, 4 आ गया, 9 5 4 9, 4 आ गया, 9 8 2 10 6 16 5 21 यानी 3 आ गया। तो बी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। देखिए, पर जो लिखने वाला पार्ट है ना, जो मैं आपको इतना लिख के दिखा रहा हूँ, इसमें लिखना नहीं है मेरे को इतना। केवल आपने ये देखा, बी के अंकों का योग क्या आ गया, 8 आ गया, ए के अंकों का योग 6 आ गया, ये 0 हो गया। तो आपने देखा 6 हो गया, ये 2 हो गया, ये 12 अट्ठे 96, 6 आ गया। फिर आपने देखा ये 8 का स्क्वायर यानी 1, 1 इंटू 6 करेंगे 6 आ जाएगा, यानी 6 और 6 12 का 3। तो जिस ऑप्शन में 3 होगा वही ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका और है, पर वो तरीका मैं अभी नहीं बताऊंगा, वो बताऊंगा जब आप अलजेब्रा करेंगे। यानी उसमें भी आप क्या करेंगे, जब मैं तरीका बताऊंगा सीधा देखना है और आंसर मार्क करके एकदम टिक कर देना है। पर फिलहाल हम डीएस पे काम कर रहे हैं, इसलिए मैंने डीएस वाला पार्ट बताया। एक बार दोबारा से देख लेते हैं क्वेश्चन। y की जगह 9 अगर आप डालते हैं, 9 की कोई भी पावर हो 9 ही रहती है। 9 में से 1 गया 8, और 9 में 1 जोड़ेंगे 9 ही 1 ही रहेगा, तो ये 8 आ गया। इसे मैं देखता हूँ, इसे मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, बचेगा ये 2 की पावर 4 यानी 16, 16 में से 1 गया 15, 15 का मतलब 6 आ गया। अब आपने ये चीज इसमें डालनी है, 6 का स्क्वायर 36 यानी 9, भूल जाओ, 2 6 12 यानी 3, 3 अट्ठे 24 यानी 6, 6 लिख दिया मैंने। 8 का स्क्वायर 64 यानी 1, 1 को 6 से करेंगे 6, जिसके अंकों का योग 3 होगा वही ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। यानी इसमें ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, केवल आपको ऑप्शन देखना है और आंसर मार्क करना है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, वो भी 17 में इसका ही है। देखिए, अगला क्वेश्चन 17 का में इसका नहीं, 16 में इसका है। अब देखिए, अलजेब्रा का मैंने आपको क्वेश्चन कराया, नंबर सिस्टम पे मैंने ऐसा दिखाया कि आपको डीएस कैसे लगाना है। अब एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं एवरेज का।
एवरेज देखिए सिंपल टॉपिक है वैसे, पर एवरेज में कई बार कैलकुलेशन लेंदी बढ़ जाती है। उस कैलकुलेशन से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं वही आप देखेंगे। ए और बी की सालाना औसत आय 80,000 रुपये है। बी और सी की सालाना औसत आय 75,000 रुपये है। सी और ए की सालाना औसत आय 78,000 रुपये है। तो ए की सालाना आय होगी आराम से सोचिए। देखिए 17 में 16 में इसका क्वेश्चन है, एवरेज का क्वेश्चन है। अब ये मत सोचिएगा कि एवरेज हमें आता नहीं है तो हम कैसे करेंगे। ट्राई करिए, जितना भी एवरेज के बारे में आप जानते हैं उसके हिसाब से इक्वेशन बनाइए और कोशिश करिए कि आंसर में डीएस आप कैसे लगा सकते हैं। बस इतना ही कोशिश करना है। बाकी एवरेज हम डिटेल में पढ़ेंगे सारी चीजें जब चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे। अब देखिए बात को ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मैं बेसिक तरीके देखता हूं कि अगर आप बनाते हैं इसे ए प्लस बी का औसत आय 80,000 है, इसका मतलब यही है ए प्लस बी बाई 2 80,000 दे रखा है आपको। अगर आप देखते हैं बी प्लस सी बाई 2 आपको दे रखा है 75,000। सी प्लस ए बाई 2 आपको दे रखा है 78,000। अब देखिए अगर आप तीनों को ऐड करते हैं, अगर मैं इन तीनों को ऐड करता हूं तो मेरे को वैल्यू मिलेगी ए बी सी, तीनों दो बार, ए भी दो बार, बी भी दो बार, सी भी दो बार, नीचे 2 है, से ये कट जाएगा, बचेगा ये आ जाएगा आपका इतना, यानी 2,33,000। ये ए बी सी की वैल्यू आ गई टोटल आपकी। अब आपसे पूछिए ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू के लिए आप क्या करेंगे, बी प्लस सी की वैल्यू उसमें से घटा देंगे। बी प्लस सी अगर आप देखते हैं, बी प्लस सी इतना है, बी प्लस सी इक्वस टू 1,50,000, यानी इसका दुगना। ये मैं इसमें से घटा देता हूं, आंसर आ जाएगा 83,000, यानी 83,000 आपका आंसर हो जाएगा।
पर ऐसा किसने नहीं किया। मेन मैटर यही करता है, देखिए ऐसा किसने नहीं किया, ऐसा हमने कर दिया तो बहुत बड़ा काम नहीं किया। इस टाइप का अगर मैं क्वेश्चन करूंगा सभी इसी तरीके से करेंगे। आपने क्या खास किया, आपकी प्रिपरेशन पहले से क्या थी इस क्वेश्चन को अलग तरीके से टैकल करने की। अब देखिए जैसे कि आपको डीएस पढ़ाया गया, अब केवल डीएस देख देख के ही आपका आंसर आ जाएगा, आप ध्यान से समझिएगा। देखिए एक तो कॉन्सेप्ट ये है मेरे पास, दूसरा कॉन्सेप्ट मैं देखता हूं अगर डीएस का। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि भाई अगर मैं इसे इसे और इसे ऐड करता हूं, ऐड करने पर लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा आपको, एबीसी मिलेगा। ये एबीसी मिला है ना आपको, वो कैसे मिला है, 2 बार ए 2 बार बी 2 बार सी, 2 कट जाएगा, केवल एबीसी मिलेगा। अगर तीनों को ऐड करते हैं आप, ए प्लस बी बाई टू, बी प्लस सी बाई टू, सी प्लस ए बाई टू, यानी ए का आधा फिर ए का आधा ए हो गया, बी का आधा और बी का आधा बी हो गया, सी का आधा और सी का आधा सी हो गया। अब अगर मैं पूछूं राइट साइड में क्या मिलेगा, राइट साइड में पूछने का मतलब है अंकों का योग, केवल अंकों का योग पूछा है मैंने। आप देखते हैं अगर आप ऐड करते हैं, देखिए 8 7 15 5 20 7 27, 27 अगर बन गया, 27 का मतलब 9 हो गया, यानी इसे आप 0 मान सकते हैं। बचा क्या, 8। तो एबीसी के अंकों का योग आपका 8 आ गया। एक बार दोबारा से समझिए ध्यान से, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को ऐड किया मैंने, ये मिल गया, तो राइट हैंड साइड को ऐड करता हूं अगर मैं, केवल अंकों का योग, 8 7 15 15 5 20 20 7 27, 27 यानी 0 हो गया, बचा 8, 8 मैंने ऐसे ही लिख दिया। नहीं तो 27 के अंदर 8 भी जोड़ सकता हूं, 35 हो जाएगा, 35 बाद में दोबारा से 8 हो जाएगा। अब इसमें से आपको किसका अंकों का योग घटाना है, बी प्लस सी का। बी प्लस सी के अंकों का योग अगर मैं देखता हूं, देखिए बी प्लस सी को 2 से भाग करेंगे तो यह आएगा, ये कितना हो गया, 7 5 12, 12 का मतलब 3, तो बी प्लस सी बाई 2 की वैल्यू 3 है, तो बी प्लस सी की कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। और 8 में से 6 घटाऊंगा तो 2 मिल जाएगा, इसमें से ये घटाएंगे, बचेगा ए, तो जिसके अंकों का योग 2 होगा वही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। आपने देखा सी ऑप्शन ऐसा है जिसके अंकों का योग 2 है, यानी सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन देखिए, मैं अगर करता तो मैं क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते करता। जैसे कि मैंने देखा लेफ्ट हैंड साइड में मेरे को क्या मिल गया, ए का आधा बी का आधा बी का आधा सी का आधा सी का आधा ए का आधा, ए बी सी। राइट साइड में क्या मिला, 8 7 15 5 20 7 27, 27 0 हो गया, बचा 8, 8 आ गया, तो राइट साइड में 8 मिल गया। अब मेरे को वैल्यू किसकी निकालनी है, ए की, तो बी प्लस सी वाला माइनस करना पड़ेगा। ये कितना हो गया, 7 और 5 12 यानी 3, तो ये कितना है, बी प्लस सी का आधा है, बी प्लस सी का आधा 3 है, तो पूरा 6 हो जाएगा, 8 में से 6 गया 2, जिसके अंकों का योग 2, वो ऑप्शन आंसर हो गया। यानी इसके लिए मेरे को ये पार्ट बिल्कुल भी नहीं लिखना पड़ा पूरा, और ना ये प्लस करना पड़ा ना ये मेरे को माइनस करना पड़ा। तो आप ये देखिए, अगर केवल अगर मैं बोलता हूँ अगर आप लिखते भी हैं, लिख के भी करते हैं, तो भी लिखने वाला पार्ट ही आप देख लेंगे, इसमें आपको कितना लिखना पड़ा, इसमें कितना लिखना पड़ा, और यही चीज आपको लिख के एग्जीक्यूट नहीं करनी, वैसे ही करनी है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी आपका मेंस का ही क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, अगर आप देखेंगे ध्यान से, मैं ये बात सीधा सीधा बोलता हूं, अगर आपको डीएस का कॉन्सेप्ट पता है तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाना है, और अदरवाइज क्वेश्चन का आंसर आने में कम से कम 1 मिनट का समय लगेगा।
अगर यकीन ना हो तो आप किसी दोस्त वगैरह को या किसी और अपने फ्रेंड वगैरह को या कलीग्स को देके देखना, आपको पता लगेगा कि डीएस पढ़ने का आपको क्या फायदा हुआ। इस टाइप का क्वेश्चन जो इतना बड़ा था वो इतनी जल्दी कैसे हो पाया। ध्यान से देखिए क्वेश्चन। देखिए जितने भी क्वेश्चन आपने प्रीवियस देखे डीएस हमने लगाया, आपने ये देखा कि ऑप्शन का जो मैथ है वो कितना ज्यादा है। देखिए बार बार मैं तभी बोलता हूँ ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन को देखिए। बार बार मैंने बोला कि भाई ऑप्शन का सहारा है तो सीजीएल हमारा है। आपने कई सारी वीडियो भी देखी होंगी। तो बार बार ऐसी चीज क्यों बोली गई है? अभी तो आपकी केवल तीसरी ही क्लास है, केवल तीसरी ही आपकी क्लास है। आपने देखा होगा ऑप्शन का इस्तेमाल कितना ज्यादा से ज्यादा आपने कर लिया अभी तक ही। आगे की क्लास जैसे होंगी आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई हाँ ऑप्शन एक बहुत बड़ा हेल्पिंग एंड है, अगर उसको इस्तेमाल किया जाए पहले से तो फाइनली देखिए आपको ऐसा नहीं होगा कि पेपर में आप गए उस टाइम आपको सपना आएगा कि भाई ऑप्शन से आपको लगाना है। तो ये चीज आपको पहले से ही करके जानी पड़ेगी। अब देखिए क्वेश्चन देख के आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई एक्स की पावर 5 कैसे बनाएंगे, कोई फॉर्मूला अगर बन जाए या क्यूब का बन जाए, या अगर आप वैल्यू भी डाल के देखते हैं। तो बात ध्यान से समझिए। मान लेते हैं मैं एक्स की वैल्यू 9 डालता हूं इसके अंदर। ये आ गया। ये आपको कैलकुलेट करना है। अब देखिए डीएस का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, उसके अंदर आपको बहुत सारी प्रॉपर्टी बताई गई। जब पहली क्लास चल रही थी ना मैं आपसे बोल रहा था ये सारी प्रॉपर्टी ध्यान से समझिए, हर एक चीज का इस्तेमाल कहीं ना कहीं जरूर होगा। अब देखिए पहली क्लास में मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, 9 के जितने भी गुणज होंगे यानी जितने भी मल्टीपल होंगे उन सभी के अंकों का योग 9 होगा। अगर आप देखते हैं इसके अंकों का योग क्या हो गया 9, इसका भी 9 हो गया, इसका भी 9 हो गया, इसका भी 9 हो गया, बचा एक। फिर आपको ये बताया था कि 9 को कभी आप प्लस में लें या माइनस में लें उसके आप जीरो कंसीडर करेंगे, यानी ये पूरा जीरो हो गया। बचा क्या आपका 1, यानी जिसके अंकों का योग एक होगा वही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अब आप देखते हैं यहाँ पर 8 और 1 9, ये भी 9 हो गया। अब देखिए इसमें और इसमें क्या फर्क है, केवल 8 की जगह 9 लिखा है यानी एक बढ़ गया। तो 9 के अंदर एक बढ़ाएंगे 10, 10 का मतलब एक। अब आप देखते हैं इसके अंदर क्या फर्क है, केवल एक कम हो गया यानी वापस 9 बन जाएगा। इसके अंदर क्या फर्क है, ये 4 से 3 हो गया, ये वापस 8 हो जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन निकालने के लिए हार्डली 15 सेकंड चाहिए, मुश्किल से 15 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर आ सकता है। और आप ट्राई करके देखिएगा, किसी दोस्त को देके देखिए, आपको पता लग जाएगा कि भाई हाँ अगर डीएस नहीं पता है तो क्वेश्चन में कितना टाइम लगने वाला है। तो डीएस का स्पेशल फायदा यही है कि बहुत सारे बड़े क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपकी कैलकुलेशन बहुत छोटी कर देंगे, जैसे कि आपने प्रीवियस अलजेब्रा के क्वेश्चन में भी देखा। पर ये चीज कर वही सकता है जिसने पहले से इन चीजों पे काम किया हो। मैं सिलेक्शन लेते वक्त मैंने सिलेक्शन लेने से पहले इन सब चीजों पे बहुत ज्यादा अध्ययन किया, बहुत ज्यादा काम किया, और वही सारी चीज मैं आपको बता रहा हूँ। बस आपको विश्वास रखना है और साथ के साथ देखना है आगे आगे चीजें किस तरीके से होती हैं। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। देखिए अगर मैं एक्स की जगह 9 रखता हूँ, ये 9 आ गया अंकों का योग, इसका भी 9 आ गया, इसका भी 9 आ गया, इसका भी 9 आ गया, +1। अब आपने केवल ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसके अंकों का योग एक आ रहा है, तो वही ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा, यानी ये ऑप्शन आपका आंसर हो गया, बी ऑप्शन आंसर हो गया। तो देखिए अगर आपने पहले की 2 क्लास अच्छी तरीके से करी हैं तो ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
देखिए एवरेज का क्वेश्चन मैंने ले लिया, नंबर सिस्टम का मैंने ले लिया, अलजेब्रा का आपने क्वेश्चन ले लिया। अब एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं सीआई का। मूलधन 5,000 रुपये है, ब्याज दर 18% वार्षिक है, 2 वर्ष के लिए, मिश्र धन आपको निकालना है। एग्जाम का ही क्वेश्चन है और चक्रवृद्धि ब्याज से। ऑप्शन लिख देता हूं। देखिए आपको ये लग रहा होगा कि भाई चक्रवृद्धि ब्याज तो हमने पढ़ा ही नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है। तो चक्रवृद्धि ब्याज देखिए, अगर आपने ज़्यादा डिटेल में नहीं भी पढ़ा तो आपने बचपन में ये जरूर पढ़ा होगा कि भाई 2 तरीके के ब्याज होते हैं, एक साधारण होता है और एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज। यानी साधारण ब्याज का मतलब है जिसमें केवल ब्याज ही मिलता है, और चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब जैसे हम बैंक में पैसे जमा कराते हैं, तो आपने बैंक में अगर पैसे जमा कराए 1 साल में, ठीक है, 1 साल में मान लेते हैं आपने 10,000 रुपये जमा कराए, 10,000 रुपये पे आपको कुछ ब्याज भी मिला होगा, और कुछ ब्याज आपको मिल गया तो आपकी राशि 10,000 से कुछ बढ़ जाएगी, मान लेते हैं वो 11,000 हो गई। अब अगले साल जो आपको ब्याज मिलेगा वो आपको 10,000 पे नहीं मिलेगा, वो मिलेगा 11,000 पे। यानी 10,000 की राशि पे भी आपको ब्याज मिलेगा और 1,000 पे जो ब्याज जमा हुआ था उस पे भी ब्याज मिलेगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में यही फर्क होता है। चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पे भी ब्याज मिलता है। सारी चीजों को डिटेल में करेंगे बिल्कुल, पर फिलहाल आपको ये दिखा रहे हैं कि भाई इसको आपको क्वेश्चन में किस तरीके से लगाना है। फॉर्मूला आपने एक पढ़ा चक्रवृद्धि ब्याज का, A = P1 + R/100 एक फॉर्मूला कहा जाता है सीआई के लिए, चक्रवृद्धि ब्याज के लिए मिश्र धन अगर निकालना है। तो देखिए अगर मैं लगाता हूं यहाँ पर 5,000, 1 + 18% और इसकी पावर 2, और ये आपको निकालना है। अब दोस्तों देखिए इस टाइप की कैलकुलेशन आपकी बहुत सारी जगह हो सकती है, तो यानी परसेंटेज में भी हो सकती है, प्रॉफिट लॉस में भी हो सकती है। अब देखिए क्वेश्चन आपको करना हुआ, ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 5,118/100 इसका स्क्वायर करेंगे। इसके बाद आप क्या करते हैं, आप खुद सोचिएगा ध्यान से, भूल जाइए चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है, आपको ये कैलकुलेट करना है और ये मैंने आपको ऑप्शन दिए हैं। अब आप ये सोचिए आप क्या करते हैं इसके अंदर, मैं बताता हूँ आप क्या करते हैं। सबसे पहली चीज आप ये करते हैं, इसे काटना शुरू करते हैं, देखते हैं कितना कितना कटेगा, फिर जाके जो आंसर आएगा फाइनली काटने के बाद फिर आंसर लिखेंगे, ठीक है। और 118 को ऐसे ही काटा आपने, फिर उसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा, फिर आपका आंसर आएगा। पर ये चीज जब तक है जब तक आपने डीएस नहीं पढ़ रखा, केवल उन लोगों के लिए है ये, जिसने पढ़ रखा है वो इस टाइप की कैलकुलेशन में बिल्कुल भी नहीं फंसेगा, सीधा डीएस मार्क करेगा। अगर मैं देखता हूं इसके अंकों का योग 9 हो गया, 9 जीरो हो जाता है, बचा कितना, 1, 1 × 5 यानी 5, यानी जिसके अंकों का योग 5 होगा वही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अब मैं देखता हूं यहाँ पर 7 और 2 9 कट गया, बचा 12, 12 यानी 3। ये आप देखते हैं 8 6 14, 6 20, 2 22 यानी 4।
9 कट गया, 6 6 12 और 2 14 यानी 5, 7 2 9 कट गया, बचा 6। तो सी ऑप्शन आपका आंसर आ गया। तो देखिए ये क्वेश्चन मैंने इसलिए नहीं कराया आपको कि भाई आप सीआई का कॉन्सेप्ट समझिए। ये क्वेश्चन आपको इसलिए बताया गया कि सीआई के कितने सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसके अंदर आप इस टाइप का फॉर्मूला यूज करेंगे। और सीआई में मैं बता देता हूँ, सीआई एसआई के क्वेश्चंस में लगभग 80% के अंदर मैं डीएस का इस्तेमाल करवा के दिखाऊंगा आपको। 80% क्वेश्चंस के अंदर केवल आपको अंकों का योग देखना है, आंसर मार्क करना है, अंकों का योग देखना है, आंसर मार्क करना है। पर मेन बात यह है, अगर स्टार्टिंग से क्लास करी है, रूल सारे पता है, तभी आप वो चीज समझ पाएंगे, अदरवाइज वो चीज आपको समझ में नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन भी मैं देखूंगा सीजीएल 2016 मेंस का। आप ये सारी चीज नोट करिए, आप देखिए 2016 मेंस के 17 मेंस में जो भी क्वेश्चन आए हैं, कितने क्वेश्चन में आप इस तरीके से समझ पा रहे हैं। अभी तो देखिए 3 क्लास हुई है डीएस की, जब आप चैप्टर वाइज कर लेंगे हर चीज को तो आपको समझ आ जाएगा काफी जगह आप क्या क्या लगा सकते हैं। यानी इस टाइप के कैलकुलेशन आप देखिए काफी जगह करते हैं। अगर मैं भूल जाऊं क्वेश्चन सीआई का है, मैंने को ये कैलकुलेट कराना है आपको बस। ये मैंने देखा 9 भूल गया, बचा 1, 1 इंटू 5 5 आ गया। इसी चीज को मैं डायरेक्ट देखता, अगर मेरे सामने क्वेश्चन है, मुझे पता है 5000 यानी 5, 118% पहले वर्ष का, तो 5 इंटू 1 5 हो गया, फिर इंटू 1 5 हो गया। तो केवल मैं ऑप्शन चेक करता हूँ और आंसर मार्क करता, ये कुछ भी थोड़ी लिखता मैं। और आप भी देखिए कुछ भी नहीं लिखेंगे, जब आप आगे की क्लास करेंगे आपको पता लग जाएगा इसमें कुछ नहीं लिखना, केवल आंसर मार्क करना है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये भी 2016 में इसका है। 4000 रुपए की मूलधन पर 4 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 16 में इसमें आया हुआ है। और देखिए जिसने तैयारी बहुत अच्छी भी करी हुई है ना, आपको पता है 4 साल का सीआई निकालना इतना आसान बात नहीं होती है। 4 साल के सीआई के लिए बहुत सारी चीजें लिखनी पड़ती हैं आपको, ठीक है। तो इतनी आराम से 4 साल का सीआई नहीं निकलता। कोशिश करिए, देखिए कैसे आ सकता है, दिमाग लगाइए। देखिए इस क्वेश्चन के 2 तरीके हैं। मैं केवल डीएस डिस्कस करूंगा, दूसरा मेथड डिस्कस होगा जब आपको सीआई पढ़ाया जाएगा। और जब सीआई पढ़ाया जाएगा आप देखेंगे दूसरे मेथड से ये क्वेश्चन केवल 5 सेकंड में हो जाएगा। और देखेंगे आप किस तरीके से डीएस को छोड़ के और भी ऐसी चीजें हैं जो आपकी कैलकुलेशन आसान कर सकती हैं। देखिए इसके बाद हम 2 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। एक मैं करूंगा प्रॉफिट लॉस का और एक करूंगा परसेंटेज का, जिससे कि आपको हर चैप्टर का जरा जरा फ्लेवर मिल जाए, आपको ये पता लग जाए कि किस तरीके से इस चीजों को कहाँ कहाँ आप लगा सकते हैं। और ये देखते हैं किस तरीके से करेंगे।
देखिए आप में से कई लोगों ने फॉर्मूला लगाया होगा, कई लोगों ने 10% के हिसाब से कैलकुलेट करना शुरू कर दिया होगा, ट्री बना दिया होगा 400 400 400 इस तरीके से करके। मैं उसमें से कुछ भी नहीं करूंगा, बस समझाने के लिए थोड़ा पार्ट आपको लिखना पड़ेगा मेरे को। बाकी अगर मैं इस क्वेश्चन को करूंगा तो पेन फ्री करूंगा, कुछ भी मार्क नहीं करना मेरे को इस क्वेश्चन में। देखिए बात समझिए, अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा अमाउंट का, प्रिंसिपल 1+R/100 यानी 110 हो गया बटे 100 इसकी पावर 4, यानी आपका फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल 1+R/100 इसकी पावर n यानी 4 आ गया। अब ये चीज मैं कैलकुलेट करूं, अब देखिए वापस आया तो मैं उस चीज पे, अगर आपको ये चीज कैलकुलेट करनी होती है आप क्या करते हैं, जीरो काटते हैं ऊपर नीचे, स्क्वायर करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, फिर अमाउंट आएगा, फिर जाके आप कहीं आंसर के पास पहुंचेंगे। पर मैंने आपको डीएस बताया केवल इसलिए कि बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन को एक अंक में कन्वर्ट करना है बस। अगर आप देखते हैं 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 यानी 16 हो गया, 16 का मतलब 7 हो गया, ये 2 हो गया, 2 की पावर 4 यानी 16, 16 का मतलब 7, 7 को अगर मैं गुणा करता हूं 4 से, ये हो गया 28, 28 का मतलब 1, यानी जो अमाउंट है उसके अंकों का योग 1 है, और जो प्रिंसिपल है ये, इसके अंकों का योग 4 है। अब जैसा कि आपको बताया गया, देखिए 7 चौक 28 यानी आप 1 भी ले सकते हैं, इसे 10 भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप 10 लिखें या 1 लिखें या 100 लिखें या 1000 लिखें, बात एक ही रहेगी। अब अगर मैं ए में से पी घटा देता हूं तो इंटरेस्ट आ जाएगा CI, जो आ जाएगा आपका 6। अब आपको ये चेक करना है कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसके अंकों का योग 6 है, और वही ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप यहाँ 1 भी लेते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 - 4 -3 आ जाएगा। -3 मैंने बताया था नेगेटिव नंबर अगर आता है तो 9 प्लस कर देंगे, वापिस 6 आ जाएगा। यानी क्वेश्चन करने के लिए, ये तो मैंने आपको लिखने का तरीका बताया कि आपको समझाने के लिए, मैं अगर करता तो डायरेक्ट देखता 110, 110 का मतलब 2 हो गया, 2 की पावर 4 यानी 16, 16 का मतलब 7, 7 चौक 28, 28 मतलब 1, और 1 में से 4 गया -3, या 10 में से 4 गया 6, और आंसर चेक करता किसमें 6 बैठ रहा है। आपने देखा 8 और 1 9, 5 और 4 9, 6 और 1 7, 6 और 5 11 यानी 2, ये 18 हो गया, 0 बचा 7, यानी आपका ए ऑप्शन आंसर हो गया। यानी कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी मेरे को इस क्वेश्चन करने के लिए, मैं 20 सेकंड 15 सेकंड मैक्सिमम लूंगा इस क्वेश्चन को करने के लिए। और वाकई आप देखिए अगर आप किसी और मेथड से करते हैं, बनाते हैं एक एक करके, तो इतना सारा तो आपको लिखना पड़ेगा। और ये वाला पार्ट जो मैंने लिखा है ये केवल समझाने के लिए लिखा है, क्योंकि जहाँ 1 अंक या 2 अंक की बात होती है वो चीज आपको लिखनी नहीं पड़ती, जहाँ चीजें बड़ी होंगी वही चीज आपको लिखनी पड़ेगी। तो देखिए CI के भी हमने 2 क्वेश्चन देखे। पहला क्वेश्चन वो था जिसके अंदर आपको निकालना ही अमाउंट था। अभी जरूरी थोड़ी है कि अमाउंट ही पूछा जाए, प्रिंसिपल पूछ सकता है, CI पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। अब हम मेथड पढ़ेंगे जब डिटेल में, तब आपको सब चीजों में मैं लगा के दिखाऊंगा डीएस किस तरीके से लगेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रॉफिट लॉस का। ये भी मेंस का ही क्वेश्चन है, देखिए एक कुर्सी की कीमत 2000 रुपये अंकित की गई या 350 रुपये अंकित की गई, जिसे दो लगातार छूट 25% और 10% पर बेचा गया,
तो उस कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होगा। बुक में खोलिएगा, देखिए किरण की बुक में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। एक बात दोबारा से बोल देता हूं, देखिए एक कुर्सी की कीमत 350 रुपये अंकित की गई, जिसपे दो लगातार छूट 25% और 10% की दी जाती है, और उसका विक्रय मूल्य आपको बताना है। देखिए मान लेते हैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस नहीं पता। वैसे ऐसा होता नहीं है कि किसी बच्चे को प्रॉफिट एंड लॉस नहीं पता हो, आप में से सबको पता है कि फायदा किस में है और नुकसान किस में है। तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस मान लेते हैं आपको अगर बाई चांस नहीं भी पता, पर आप मार्केट शॉपिंग करने जाते हैं। सोचिए एक वस्तु थी जो 350 रुपये की थी, और आपको उस पर दो छूट मिल रही थी, पहले 25% की और उसके बाद दे रखी है आपको 10% की। अब आपको उसके कितने पैसे देके आने होंगे, बस आपको ये निकालना है। देखिए काफी बच्चों ने आंसर निकाल भी लिया होगा, और आंसर अगर आप निकालते हैं, मैं मानता हूं आंसर उसी का ठीक है जिसने पेन नहीं लगाया। जिसने पेन लगा के आंसर निकाला तो क्या निकाला, ठीक है। तो ये बात समझने वाली है। देखिए 350 रुपये की आप वस्तु लेने गए, अगर आपको 25% की छूट मिलती है तो आपको 75% देना पड़ेगा उसका। यानी अगर आपको केवल एक छूट मिलती तो आपको इतने पैसे देने पड़ते जो भी ये आते, पर आपको एक छूट और मिल रही है इसके बाद 10% की। यानी जो भी ये कीमत है उसका आपको पूरी नहीं देनी, उसकी केवल 90% पे करनी है। अब अगेन आप देखते हैं इस टाइप की कैलकुलेशन के लिए आप खुद सोचिएगा आज तक आपने कैसे की थी। ईमानदारी से आपके दिल से आवाज आ जाएगी कि आपने किस तरीके से इस टाइप की कैलकुलेशन करी थी। इस टाइप की कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले आप इसे काटते हैं 25 से, इससे ये कटा, इससे ये कटा। पर देखिए वो इमेच्योरिटी है। अगर आप वो सोच रहे हैं कि भाई ये तरीके करने से आप पेपर क्लियर कर लेंगे, तो बिल्कुल ही संभव नहीं है। अब अगर मैं डीएस निकालता हूं, डीएस आपको पता है, आपने देखा यहाँ 9 आ गया। आपको एक बात बताई गई थी, 9 के जितने भी गुणज होंगे सबके अंकों का योग 9 ही होगा, यानी 9 के मल्टीपल। ये अगर 9 आ गया तो आगे कुछ भी हो यहाँ पर आपको 9 मिलेगा ही मिलेगा। वही चीज आपको ऑप्शन से चेक करनी है। 6 3 9, 5 4 9, 5 4 9 3, 5 4 9 4, 5 4 9 6, ए ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। यानी इससे मैं एक बात और बताऊं आपको, अगर आपको कहीं भी ये पता लगे कि भाई 10% छूट है या 10% डिक्रीज हो जाती है कोई चीज, तो सीधा सीधा आपको देखना है कौन सा ऑप्शन 9 से भाग हो रहा है। यानी 9 का आपको डीएस निकालना है और वो आपका आंसर हो जाएगा। यानी जिसके अंकों का योग 9 आएगा वही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। देखिए एक बात दोबारा से समझ लेते हैं। पहले 25% छूट मिली, फिर 10%। 10% का मतलब हो गया केवल 90%, और जहां 90 आ गया आंसर में 9 आएगा ही आएगा, क्योंकि 9 को किससे भी गुणा कर लो आखिर में जो आंसर आता है उसके अंकों का योग 9 ही रहता है। तो यानी इसलिए आपने देखा कि ए ऑप्शन आपका आंसर हो गया। वैसे आप सोचिए कैलकुलेशन अगर करनी होती हमें इसमें डेसिमल में है भाई साहब, कैलकुलेशन करेंगे तो कम से कम टाइम लग जाएगा 40-50 सेकेंड का। तो ये सोचने वाली बात है आपकी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, परसेंटेज का है जो कि ये भी मेंस का ही क्वेश्चन है। देखिए एक किसी वस्तु को 10% फायदे पर बी को बेचता है, बी उस वस्तु को सी को 7.5% फायदे पर बेचता है।
सी उस वस्तु को 25% हानि पर बेचता है यदि ए को वो वस्तु 3200 रुपए की पड़ी थी, तो सी को उस वस्तु के कितने पैसे मिलेंगे? एक बार दोबारा से समझा देता हूं, देखिए बोल देता हूं, मतलब ए किसी वस्तु को बी को 10% फायदे पर बेचता है, बी उस वस्तु को सी को 7.5% फायदे पर बेचता है, सी उस वस्तु को 25% हानि पर बेचता है। यदि ए को वो वस्तु 3200 की पड़ी थी तो सी को उसके कितने पैसे मिलेंगे? अब देखिए स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट पे ज्यादा नहीं जाना है, कॉन्सेप्ट में आपको डिटेल में सारे बताऊंगा। अभी फिलहाल आपको यही बताया जा रहा है डीएस आपको कहाँ कहाँ किस किस तरीके से लगाना है। देखिए आपने देखा अलजेब्रा, आपने नंबर सिस्टम का कोई क्वेश्चन देखा, आपने ये देखा एवरेज में मैंने कैसे लगाया, एसआई सीआई में कैसे लगाया, प्रॉफिट लॉस में कैसे लगाया, परसेंटेज में कैसे लगा, मेंसुरेशन में कैसे लगेगा, वो भी मैं बताऊंगा। पर थोड़ा सा इंतजार करना है, सारी चीजें एक साथ नहीं देखनी है। आइए देखते हैं। देखिए ए को कोई चीज 3200 की पड़ी थी, अगर वो बी को बेचता है 10% फायदे पर तो वो बी से इतने पैसे लेगा, ठीक है। यानी 100 रुपए 100% तो लेगा ही लेगा, 10% और लेगा, 110% ले लेगा। बी अगर सी को बेचता है 7.5% फायदे पर तो बी सी से इतने पैसे लेगा। और सी अगर बेचता है 25% हानि पर तो यानी सी बेचेगा इतने की, और ये आपको निकालना है। अब आप खुद सोचिएगा, अगर आप डीएस नहीं लगाते हैं तो आप क्या करते हैं और किस तरीके से इसका आंसर सॉल्व हो सकता है। यानी मैं बोल रहा हूँ कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता, केवल ये कैलकुलेशन करनी है, ये ऑप्शन है, आपको आंसर मार्क करना है। तो देखिए डीएस का बार बार मैं बोल रहा हूँ इसलिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इस टाइप की कैलकुलेशन आप बहुत जगह करते हैं, बहुत सारी जगह। अब अगर आप डीएस लगाते हैं, देखिए 3 2 5 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 10 का मतलब क्या होता है 1, 7 5 12 यानी 3, 3 और 1 4 हो गया, ठीक है। अब आपने देखा ये 4 हो गया, 4 एकम 4, 7 5 12 यानी 3, तो 4 3 12, 12 का मतलब 3, यानी जिसके अंकों का योग 3 होगा वही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अगर मैं देखता हूं 8 और 2 10, 1, 10 5 15, 6, ये भी 6 हो गया। आपने देखा 8 10 10 18 बचा 3, यानी डी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। यानी काम कितना करना पड़ा आपको, केवल एक अंक में कन्वर्ट कर लिया आपने पूरी कैलकुलेशन को। तो देखिए यही स्मार्टनेस है, यही तरीका है जिससे आप अपनी कैलकुलेशन छोटी कर सकते हैं। तो ये सारे तरीके जो हमने पढ़े डीएस के अंदर, एक बार दोबारा से समझा देता हूँ।
इसके अंकों का योग 5 हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया। 5 दूनी 10, 10 चौक 40, 40 दिया 120, 120 यानी 3। जिसके अंकों का योग 3 होगा वही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये था आपका डीएस का मेथड जो आपने 3 क्लास में पढ़ा था। डीएस आप किस किस तरीके से लगा सकते हैं, कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। पहली क्लास जब आपने स्टार्ट करी, हो सकता है आपको टॉपिक नया सा लगा हो, ये लगा हो कि इस टाइप की चीज हमने देखी नहीं है, इस टाइप की चीज हम क्यों पढ़ रहे हैं। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको ये पता लगता रहेगा कि भाई अगर क्लास अटेंड करनी है या क्लास समझनी है तो ये क्लासेस करनी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। इसके बिना आगे की क्लास समझनी बहुत मुश्किल होगी। यानी काफ़ी जगह ऐसा होगा कि मैं डीएस सीधा लगा रहा हूँ, आपको बोल रहा हूँ ये आंसर होगा, ऐसे बोल रहा हूँ डीएस लगा रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ ये आंसर होगा, पर उसके लिए आपको ये सारे रूल्स पता होने चाहिए। अब देखिए पिछली क्लास में ना मैंने आपसे एक बात बोली थी, मैंने एक बात बोली थी कि भाई अगली क्लास में एक आपको मैं बहुत बढ़िया चीज बताने वाला हूँ जो आप यूज कर सकते हैं डेली लाइफ के अंदर। अब वो बढ़िया चीज क्या थी? वो बढ़िया चीज एक चीज ध्यान रखिए, देखिए मैं ना कभी भूलता हूँ ना कभी भूलने देता हूँ, ठीक है? तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि जो भी मैंने बात बोली है वो सब सारी बताऊंगा। और एक चीज और बोल रखी है मैंने आपको, अगर आपको याद हो तो, मैंने आपसे एक बात और बोली थी कि कभी डिनोमिनेटर में नीचे 3 6 9 नहीं आएगा। उसका आंसर भी मैं दूंगा आपको बहुत जल्दी। पर फिलहाल मैंने आपको बोला था कि अगली क्लास में एक स्पेशल चीज मैं आपको बताऊंगा, मैं वो बताने जा रहा हूँ। इसे ध्यान से समझिएगा, आगे लगभग सभी चैप्टर्स में हम इस चीज का यूज करेंगे। आइए देखते हैं स्पेशल चीज वो क्या है। देखिए आपने पढ़ा होगा, आपने अभी तक एक चीज देखी, अगर इस टाइप की मेरी कोई कैलकुलेशन है a इंटू बी बाई सी, आप ये सॉल्व करना जान गए हैं, आपको ये पता लग गया कि इसका आंसर आप डीएस से निकाल सकते हैं। ये आपने पढ़ा था ना, ये इंटू ये डिवीजन भी आपने पढ़ा है, मल्टीप्लीकेशन भी आपने पढ़ा है। समझिएगा इस चीज को ध्यान से क्योंकि ये पूरी मैथ में यूज होनी है आगे, तो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब अगर मैं आपसे बोलता हूं कि अगर c की वैल्यू b है, c की वैल्यू b है और मेरे को निकालनी है a की। इस टाइप की चीज आप बहुत जगह पढ़ते हैं जहां आप पढ़ते नहीं है यूनिटरी मेथड कि इतने यूनिट इसके बराबर है तो इतने यूनिट किसके बराबर होगी। तो इस टाइप की चीजें आप लगभग सभी चैप्टर्स में यूज करते हैं। तो ये स्पेशल चीज यही है कि डीएस का कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं और डायरेक्ट देख के लगा सकते हैं, इसमें कुछ भी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए ये कैलकुलेशन आपको करनी थी, ये आप जानते हैं, ठीक है? अगर मैं बोलता हूँ सी की वैल्यू बी है और ए की आपको निकालनी है, आप बोलेंगे कि 1 यूनिट की वैल्यू बी बाय सी हो गई और ए यूनिट की वैल्यू ए इंटू बी बाय सी हो गई। यही बोलेंगे ना, अगर सी की वैल्यू बी है, 1 यूनिट की वैल्यू बी बाय सी हो गई, ए यूनिट की वैल्यू ए इंटू बी बाय सी हो गई। और अगर मैं देखता हूं ये चीज आप कैलकुलेट कर चुके हैं, कैलकुलेट करने का मतलब है डीएस से। डीएस से आपने कैसे कैलकुलेट करी? ए का डीएस इंटू बी का डीएस अपॉन सी का डीएस। तो देखिए कहीं भी अगर मैं देखता हूं इस टाइप की चीज, जैसे कि मैंने देखा कि सी यूनिट की वैल्यू बी है और ए मेरे को निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इसके डीएस से इसको गुणा कर दूंगा और इससे भाग कर दूंगा, यानी ए का डीएस इंटू बी का डीएस अपॉन सी का डीएस। तो इससे मेरे आंसर का डीएस आ जाएगा। यानी सारे इस तरीके में जितने भी आप यूनिटरी मेथड में करते हैं सब जगह आप इस चीज को लगा सकते हैं। यानी अगर मेरे को देख रखा है इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है, देखिए कई बार ऐसा होता है इसे आप नीचे लिखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, फिर कैलकुलेशन करते हैं, तो सीधा आप डीएस पे काम करिए, इन दोनों का डीएस को इससे भाग करूंगा, आंसर आ जाएगा, यानी सीधा आपको आंसर मिल जाएगा। एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं इसके लिए। अगर मैं बोलता हूं 4 यूनिट की वैल्यू 28 है
और 14 यूनिट की वैल्यू मेरे को निकालनी है। ठीक है, एक बेसिक सा एग्जांपल लिया मैंने। अगर मैं देखता हूँ 4 यूनिट की वैल्यू 28 है और 14 यूनिट की वैल्यू मेरे को निकालनी है, अगर कैलकुलेट करना होता तो मुझे किस तरीके से करना पड़ता, 28/4 इंटू 14, जो कि मेरा 98 आ जाता। और 98 का मतलब है अंकों का योग 8। अब इसी चीज को मैं डीएस से देखता हूं। देखिए बात को ध्यान से समझिएगा। अगर 4 की वैल्यू आपने 28 लिखी है और 14 की निकालनी है, इसका डीएस क्या हो गया, 1 को 5 से गुणा करूंगा 5 आ गया, 5 के नीचे क्या आएगा 4, 4 का मतलब क्या होता है 4 का भाई यानी 7, तो इसके अंकों का योग 8 आ जाएगा। यानी आपने ऐसा ऑप्शन मार्क करना है जिसके अंकों का योग 8 होगा। तो देखिए ये कॉन्सेप्ट आपको लगभग पूरी मैथ में ही लगाना है, मैं डिटेल में कराऊंगा इसको बहुत ज्यादा। तो ये स्पेशल चीज है जो आप अपने नॉर्मल मेथड में भी लगा सकते हैं डेली बेसिस पे। जो आप यूनिटरी बेस्ड मेथड करते हैं, जो कैलकुलेशन करते हैं, आप मेथड तो सीख जाते हैं पर आपको कोई ये नहीं बता पाता कि भाई इसकी कैलकुलेशन आपको छोटी कैसे करनी है। पेपर में ये तरीका थोड़ी चलेगा कि आप इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर कैलकुलेट कर रहे हैं। सीधा आपको देखना है। देखिए मैंने क्या बोला आपको, दोबारा से समझिए। इसके अंकों का योग, इसके अंकों का योग 5 और 1 यानी 5 हो गया, तो 5 ऊपर आ गया। इसके अंकों के योग से डिवाइड कर देंगे 4, 4 अगर नीचे होता है तो 7 से गुणा कर देते हैं और 4 को भूल जाते हैं, यानी 5 सत्ते 35 यानी 8 आ गया। तो आपने देखना है इस टाइप की कोई भी कैलकुलेशन अगर आपको दिखती है, सीधा आपको क्या करना है, इसके अंकों का योग, इसके अंकों का योग गुणा कर दिया और इससे भाग कर दिया, जो आंसर आएगा वो आप निकालना जानते हैं। यानी एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, केवल एक अंक में कन्वर्ट हो जाएगा पूरा क्वेश्चन। तो देखिए आज की क्लास में लगभग हम इतना ही करेंगे। डीएस आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। डीएस को स्पेशली दोबारा से रिवाइज करिए, घर पे जाके क्वेश्चन लगाइए। आगे की क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर्स भी करेंगे जिसके अंदर डीएस का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होगा, तो इसलिए इन सभी क्लासेस को रिवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखिए हंसिए, गाइए, खुशी से पढ़िए और खुश रहिए। आज के लिए इतना ही करेंगे।